Good morning to all students. Again, I am here to explain this chapter. हमने इस चैप्टर में जो पहले पढ़ा है वो आपने बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे आप। जो टॉपिक्स हमने लिए थे वो चैप्टर में ऑन इक्वलिटी, इक्वल राइट टू वोट, इक्वल राइट टू वोट मीन्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो कि सबके लिए ज़रूरी है, डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है। ओके, एंड डेमोक्रेसी के बारे में भी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया था कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड अदर काइंड्स ऑफ इनइक्वलिटी, और दूसरे तरीके की इनइक्वलिटी क्या थी उसके बारे में हमने 2 स्टोरीज़ रीड की थी। उसके अंदर हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी पढ़ी थी जो कि उनके चाइल्डहुड की एक ऑटोबायोग्राफी थी, उनकी खुद की लिखी हुई, जो कि उन्होंने जूठन बुक जो उन्होंने खुद ने लिखी थी उसके अंदर उन्होंने अपनी ये जीवन कथा जो है वो उसको डिस्क्राइब किया था कि बचपन में उनके साथ कैसे डिस्क्रिमिनेशन हुआ था कास्ट को लेकर। नेक्स्ट स्टोरी इज़ मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। आपने बहुत अच्छे से इसको रीड कर लिया होगा। मिस्टर एंड मिसेस अंसारी का भी रिलीजन कास्ट के बेसिस पे उनका डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, मतलब कि उनमें भेदभाव किया गया था, दूसरे लोगों से उनको अलग समझा गया था और उनको रेंट पे हाउस नहीं मिला था उस वक्त। ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग नेक्स्ट टॉपिक, रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, कि हम कैसे, डिग्निटी का मतलब है यहाँ पे किसी की भी गरिमा को बनाए रखना, मतलब उसका जो सेल्फ रेस्पेक्ट कैसे बना रह सकता है, किसी की गरिमा कैसे बनी रह सकती है। तो इसको जानने के लिए हम ये टॉपिक पढ़ेंगे अब आगे। यू अंडरस्टैंड बाय नाउ दैट द कास्ट वी वर born into, the religion we practice, the class backgrounds we come from, whether we are male or female, these are often the things that democratic. Why some people are treated unequally, क्यों कुछ लोग जो होते हैं वो अनइक्वली ट्रीट किए जाते हैं, कि मतलब उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं होता है, और वो क्यों अनइक्वलिटी के, मतलब कह सकते हैं कि अनइक्वली उनसे व्यवहार किया जाता है, मतलब उनके साथ में भेदभाव किया जाता है। तो अब ये क्यों होता है? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कास्ट, रिलीजन, मतलब उनके धर्म के हिसाब से, उनकी जाति के हिसाब से वो मेल है कि फीमेल है। कितनी बार ऐसा होता है कि मेल फीमेल, हमारे घरों में भी मेल को अधिक ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और फीमेल को नहीं दी जाती है। जैसे हम 2 भाई बहनों में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है जेंडर को लेकर, ठीक है। जैसे फीमेल को कम इम्पोर्टेंस मिलती है घर के अंदर और मेल को ज़्यादा मिलती है, तो ये भी एक तरीके की अनइक्वलिटी है, अनइक्वली उसको ट्रीट किया जाता है। तो ऐसे ही ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारी आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन, कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है उनको कैसे अनइक्वली समझा गया था, कैसे उनको असमान समझा गया था कास्ट और रिलीजन को लेके, मतलब उनकी जाति और उनके धर्म को लेकर उनको असमान समझा गया था। व्हेन पर्सन ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज़ वायलेटेड, कि जब किसी भी इंसान को अनइक्वली समझा जाता है, जैसे कि क्लास के अंदर ही अगर आप ले लो कि कोई, मतलब पूरी क्लास के अंदर 2 स्टूडेंट्स किसी टीचर के फेवरेट होते हैं, तो दूसरी जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको एक अलग टाइप का उनके अंदर मेंटली, एक कह सकते हैं कि मेंटली एक एटमॉस्फेयर उनके दिमाग में बन जाता है कि मैम तो वो ज़्यादा उसी को पूछेगी, मैम उसी से पूछेगी। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके के होने वाले उस वो जो क्लास में क्रिएट हो रहा है, उस अनइक्वलिटी से जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है, तो वो जाकर किसको इफ़ेक्ट करता है, जो कि इससे गलत ट्रीट हो रहा है। जैसे कोई बच्चा होता है, कोई घर के अंदर ही हम ले लें कि 2-3 चिल्ड्रंस होते हैं, तो 1 को मम्मा बहुत डांटती है या
उसके साथ थोड़ा अलग टाइप का व्यवहार करती, तो उसको फीलिंग ऐसा होता है कि मुझे मम्मा ज़्यादा प्यार नहीं करती है, वो तो दूसरे भाई बहनों से ज़्यादा प्यार करती है। बट ऐसा होता नहीं है, लेकिन मोस्टली फिर हमको ऐसे समझ में आती है। बट अभी यहाँ पर बात की जा रही कास्ट से रिलेटेड, और कास्ट में ये तो होता ही है, जब किसी के साथ भी अनइक्वलिटी ट्रीट होता है तो उसको उसकी डिग्निटी जो होती है वो वायलेट हो जाती है। वायलेट मतलब उसको ठेस पहुँचती है। ओके, तो वायलेट को हम अंडरलाइन करेंगे यहाँ पर। वायलेटेड, ओके। डिग्निटी मीन्स उसका जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, उसकी जो गरिमा है, उसको इफ़ेक्ट होने लग जाता है, उसको बहुत बुरा लगने लग जाता है इस चीज़ से, और उसको उसके दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है। अगर हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो स्टोरी है उसकी जगह पे हम अगर अपने आप को रख के देखेंगे तो हम आसानी से इस चीज़ को समझ पाएंगे कि उस समय में उस बच्चे की मानसिक स्थिति, मतलब मेंटली उसकी कैसी स्थिति रही होगी। तो हम अपने को उसकी जगह पे रख के देख सकते हैं। जब ऐसा डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा भेदभाव हमारे साथ में होगा तो हमको कैसा लगेगा। ओके, तो एन अंसारीज वॉज वायलेटेड बिकॉज ऑफ the why in the watch they treated by picking on him, making him sweep the school। और उस समय में ऐसा उनको ट्रीट किया गया था, दोनों को ही अनइक्वली ट्रीट किया गया था। उस छोटे से बच्चे से पूरे ग्राउंड का झाड़ू लगवाया गया था ओम प्रकाश से, स्वीप उसको, स्कूल को, पूरे प्लेग्राउंड को झाड़ू लगा। और जो अंसारीज कपल्स थे नेक्स्ट, उनको प्ले ग्राउंड उससे पूरा साफ करवाया गया था। द कपल ऑफ डेज एंड दिस ओनली केम टू एन एंड व्हेन हिज फादर, और ये कब ख़त्म हुआ जाकर, जब उसके फादर वहाँ पर आए। हु हैपन टू पासिंग बाय सा हिज सन स्वीपिंग, जब वो उधर से निकल रहे थे, हमने स्टोरी पूरी पढ़ ली थी कि जब वो उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा स्कूल का झाड़ू लगा रहा है, और टीचर्स और जो दूसरे बच्चे हैं उसको देख रहे हैं। ओम प्रकाश हैंड्स, और उसने झाड़ू उसके हाथ में ले रखा है, और उसके पापा फिर उसका, ओम प्रकाश का हाथ पकड़ के जब ले जाते हैं और लाउडली वो टीचर को बोलते हैं, यू आर अ टीचर, आप टीचर हैं। सो आई एम लीविंग नाउ, अभी तो मैं जा रहा हूँ, बट रिमेंबर दिस मच मास्टर, कि मैं फिर से वापस आऊँगा। ये वाली बात उन्होंने बोली थी उस वक्त, और ये उस वक्त ओम प्रकाश के साथ में हुआ था। और ओम प्रकाश की जो डिग्निटी है वो बहुत ज़्यादा बैडली उसके साथ बिहेव हुआ था, और उसकी डिग्निटी मतलब उसको बहुत ज़्यादा उसकी गरिमा को ठेस पहुंचा था उस वक्त। और स्कूल में स्टूडेंट्स और टीचर्स उसको देख रहे थे, जबकि वो एक छोटा सा बच्चा था। ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटिल अबाउट द सिचुएशन दैट ही वॉज इन, और जब वो उस सिचुएशन में था तब वो बहुत ज़्यादा छोटा था जब उसने ये सिचुएशन को फेस किया था। अब बात की जा रही है द अंसारीज डिग्निटी। अंसारी की डिग्निटी कैसे हर्ट हुई थी कि जब पर्सन रिफ्यूज टू लेस देयर अपार्टमेंट्स टू दैम, हाउएवर व्हेन द प्रॉपर्टी डीलर सजेस्ट कि अपना नाम चेंज कर दे, इट वॉज देयर डिग्निटी, सेल्फ रेस्पेक्ट दैट मेड दैम रिफ्यूज़ द सजेशंस। और उनके जो सेल्फ रेस्पेक्ट थी, उनकी डिग्निटी थी, उसने उसको रिजेक्ट कर दिया था कि उनको ये अपना नाम चेंज नहीं करना है, उनको अपने नाम से ही घर लेना है। और अगर आपको कोई कहे कि आपको अपना नाम चेंज करके रहना पड़ेगा, तो मतलब हमको क्या होता है कि हमारी पूरी लाइफ ही ओवर हो जाती है कि हम कैसे अपना जो आइडेंटिटी है उसको ख़त्म करके कोई नई आइडेंटिटी बना के फिर रहना स्टार्ट कर दें। तो ये सारी चीज़ें हमारी डिग्निटी को वायलेट करने वाली चीज़ें हैं, कि उनको ठेस पहुंचाने वाली चीज़ें हैं। ओम प्रकाश एंड अंसारी डू नॉट डिज़र्व टू ट्रीटेड लाइक दिस। ओम प्रकाश और जो अंसारी थे वो ऐसा व्यवहार उनके साथ नहीं होना चाहिए था। दे डिज़र्व द सेम रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स। जैसे कि सबको एक व्यवहार, एक अच्छा व्यवहार मिलता है सोसाइटी के थ्रू, तो वैसा ही वो डिज़र्व करते हैं, वैसा ही वो हक है उनका कि उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार
हो और पूरी जो सोसाइटी है वो उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करे। इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, our नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो जो भारतीय हमारी डेमोक्रेसी है, जो हमारा लोकतंत्र है, उसके अंदर कैसे इक्वलिटी का रोल क्या है आखिर। भारत का जो लोकतंत्र है, भारत की जो डेमोक्रेसी है, उसके अंदर इक्वलिटी को लेकर क्या चीज़ को हम देखते हैं। वी हैव रीड इन नेक्स्ट टॉपिक। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है, हर एक पर्सन इक्वल है। एंड व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन? कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स इज हमारा संविधान, जिसके अंदर सारे रूल रेगुलेशंस और हमारे जो राइट्स हैं वो लिखे गए हैं, जिससे कि हम अपने आप को सेफ़ एंड सिक्योर महसूस कर सकें, कोई भी हम पे किसी भी टाइप का अत्याचार न कर सके। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। और वी हैव टू फॉलो अवर कंट्री रूल्स, कि हम ऐसी दो चीज़ें हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, रूल्स रेगुलेशंस जो कि हमको फॉलो करने की, हमको किस टाइप से हमारी कंट्री में रहना है और किन किन चीज़ों को हमको नहीं करना है। तो उसके लिए सख्ती का पालन करवाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। एंड अदर सेकेंड थिंग इज़, ऐसे राइट्स हमको दिए गए हैं, ऐसे हमको अधिकार दिए गए हैं इसके अंदर, जिसके कारण कोई भी हम पे किसी भी टाइप का वायलेंट नहीं, मतलब किसी भी टाइप से हमको ठेस नहीं पहुंचा सकता है, हमारे ऊपर अत्याचार, किसी का टाइप का भी वायलेंस हमारे ऊपर नहीं कर सकता है, और हमारे जो राइट्स हैं उनको हमसे छीन नहीं सकता है। और ये किसके अकॉर्डिंग होता है? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जो राइट्स है उनको दिलवाने में हमारी मदद करता है। जैसे कि किसी को एजुकेशन लेना है, बहुत सारी चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स के अंदर, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू वोट एंड राइट टू रिलीजन, कि आप किसी भी तरीके का धर्म आप एक्सेप्ट कर सकते हो। आप बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, मतलब आप हिंदू धर्म अपना सकते हो, आप मुस्लिम धर्म अपना सकते हो, आपको कोई भी रोक टोक नहीं सकता है। ठीक है, आप मेल हो या फीमेल हो, सारे जो रूल्स रेगुलेशंस बने हैं, जो राइट्स बने हैं, वो भी आपको भी उसी तरीके से मिलेंगे जितने कि एक मेल को मिलते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में अभी बाद में और पढ़ेंगे, बट अभी मैं इस टॉपिक पे आती हूँ। जैसे कि मैंने बोला एजुकेशनल राइट के लिए, तो एजुकेशन राइट के लिए कि कोई बच्चा है जो बंधुआ मजदूर का वर्क कर रहा है, या हमारे घर में कितनी बार ऐसा होता है कि गर्ल्स एजुकेशन बैन होती है किसी के घर में, तो इस राइट के थ्रू आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो कि हमको एजुकेट होना है। तो जब आप इस राइट के को लेकर चलेंगे तो आप को ये अधिकार मिल जाएगा कि आप भी पढ़ लिख सकते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आपका अधिकार माना जाता है। ठीक है, और जो इसको फॉलो नहीं करता है उसको फिर अलग अलग वैरायटी ऑफ पनिशमेंट मिलते हैं, सरकार कानून की तरफ से उनको अलग अलग टाइप की सज़ा दी जाती है, जो अलग अलग वैरायटी ऑफ राइट्स को नहीं मानते हैं। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सन्स फ्रॉम ऑल कास्ट, सारे जो कास्ट के लोग हैं उनको ये मानना पड़ेगा ही सही। रिलीजन वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी ट्राइब्स का हो, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड किसी भी एजुकेशन का हो, भले वो बहुत पढ़ा लिखा हो लेकिन वो दूसरे के राइट्स को फॉलो नहीं कर रहा है, वो मान नहीं रहा है। ठीक है, तो उसको भी सेम ट्रीट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन। इकोनॉमिक बैकग्राउंड भले वो कितना भी बहुत बड़ा, मतलब रिचेस्ट पर्सन भी क्यों ना हो इकोनॉमिकली, तो भी उसको ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो चीज़ें हैं वो उसको मानना ही पड़ेगी। आर रिकॉग्नाइज एज इक्वल, वो भले मतलब कुछ भी हो, कास्ट, रिलीजन, ट्राइब्स, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, कोई भी कैसा भी हो किसी का, बट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वी आर इक्वल। हम कैसे पहचाने जाएंगे? सभी इक्वल पहचाने जाएंगे। दिस इज़ नॉट से द इनइक्वलिटी कास्ट टू एग्जिस्ट, इट डजेंट, बट at least in democratic India, the principle of the equality of the person recognized, while earlier no law exists
to protect people from the discrimination and ill treatment. Now there are several that work to see that people are treated with dignity and equals. अब यहाँ पर बात की जा रही है संविधान की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी फील्ड का हो, भले मेल फीमेल हो, इकोनॉमिकली उनका कंडीशन बिल्कुल अलग अलग हो, तो भी उनको सबको फॉलो करना है. मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ, मतलब कानून के तहत सभी जो लोग हैं वो इक्वल हैं. और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारे संविधान जो है, उसमें ये सारी चीज़ें मान्य की गई हैं. ये चीज़ें मानी गई हैं कि अब कोई भी किसी को हार्म नहीं कर सकता. जैसे पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि जो रिचेस्ट पर्सन होते थे वो नीचे वालों को की ज़मीनें हड़प लिया करते थे और बहुत इल ट्रीटेड, मतलब इल ट्रीटेड का मतलब क्या है, उनके साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार करते थे. ठीक है. और लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ऐसा कोई नियम नहीं बना है, ऐसा कोई कानून नहीं बना है, लॉ नहीं बना है जिसके अकॉर्डिंग अब इनके ऊपर कोई भी दुर्व्यवहार कर सके. मतलब अब जो लॉज बने हैं वो सब इनको फेवर करते हुए बने हैं, मतलब उनकी सभी लोगों की रक्षा करने के लिए ये कानून बनाए गए हैं. और ये जो लॉ बनाए गए हैं ये अब लोगों की जो डिग्निटी होती है उसको डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जा सके, सभी लोगों को एक नज़र से देखा जा सके, उसके लिए ये कानून बनाए गए हैं. और सभी को इक्वली ट्रीट किया जा सके. ठीक है. उसके लिए सभी पूरे भारत में जो भी लोग भारत में रहने वाले पर्सन्स होते हैं, भारत के नागरिक होते हैं, उनको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी ही पड़ेगी. अब कोई किसी के साथ अनइक्वलिटी ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है, मतलब असमानता का व्यवहार उनके साथ नहीं किया जा सकता है. मतलब पहले के टाइम में ऐसा होता था कि कोई भी जो लोएस्ट कास्ट पीपल होते थे, मतलब जो नीचे जाति के लोग होते थे, वो उनके सामने नहीं आ सकते थे. जिस गांव में अच्छे लोग रहते हैं वहाँ पर ये लोग नहीं रह सकते थे, लोअर कास्ट पीपल. और जिस कुएं से वो पानी भरते हैं, जिस तालाब में वो नहाते हैं, वहाँ पर भी उनका आना जाना मना था, मंदिरों में जाना मना था, मतलब टेम्पल्स में वो जा नहीं सकते थे. ये सारी चीज़ें उनके साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन, इल ट्रीटेड उनको किया जाता था और उनसे हमेशा नीचे दर्जे के जो काम होते थे वही उनसे करवाए जाते थे. तो एक तरीके से कह सकते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा शोषण भरी उनकी लाइफ होती थी. ठीक है. तो अब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अब सभी क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं. अब कोई भी ऐसा व्यवहार अगर करेगा तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड अकॉर्डिंग टू लॉ उस इंसान को जस्टिस ज़रूर मिलेगा, न्याय ज़रूर मिलेगा, और उसको जो इल ट्रीट कर रहा है, जो बुरा व्यवहार कर रहा है, उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. नेक्स्ट पैराग्राफ. This recognition of equality include some of the following provisions in the Constitution. First, that every person is equal before the law. कि अब हर पर्सन क्या है, कानून के हिसाब से इक्वल है. That this means every person from the president of the country to Kanta or democratic worker हैज़ टू ओबे द सेम लॉज. अब भले कांता हो, चाहे हमारे देश का प्रेसिडेंट भी क्यों ना हो, वो सभी लोग क्या करेंगे, अब उस एक ही कानून का पालन करेंगे. सबके लिए कानून एक जैसा है. ओके. भले कांता एक नौकरानी है और या भले हमारे देश के प्रेसिडेंट भी हैं, जो हमारे सभी पूरे भारत के नागरिकों के लिए सारे सबके लिए एक ही कानून है. सेकंड, नो पर्सन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन. कोई भी किसी को कास्ट, रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ द बर्थ, कि आपका जन्म कहाँ हुआ, गांव में हुआ, शहर में हुआ है, तो आप इस बेसिस के ऊपर भी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. वेदर दे आर मेल और फीमेल, अगर आप आदमी हैं, औरत है, तो भी आप इस एक दूसरे को कास्ट, जेंडर के बेसिस के ऊपर भी एक दूसरे को हार्म नहीं कर सकते हैं, मतलब उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स. अब हर एक व्यक्ति कहीं पर भी आ जा सकता है. अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू लॉ, ऑल पर्सन कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स. ठीक है.
अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पहले के टाइम में लोगों को कुएं जो होते थे, पूरे गांव में कुओं पे में पानी नहीं भरने दिया जाता था, तालाब यूज़ नहीं किए जाते थे। जैसे बाथिंग घाट्स जो होते हैं, तालाब होते हैं, नहाने की जगह होती है, वो भी उनको यूज़ नहीं किए जाते। तो ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी है, यहाँ पर आप सब लोगों के लिए सेम चीज़ सेम तरीके से अवेलेबल रहेगी। अब फोर्थ इज़ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अब्लॉइज्ड। अब क्या है कि अब्लॉइज का मतलब यहाँ पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है इसको। जो फोर्थ है, उस समय में जो अनटचेबल पीपल होते थे उनके साथ में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था उस समय में। तो इस अनटचेबिलिटी टच करना मतलब कि अछूत, जो अछूत जाति के जो लोग होते थे, अछूत मतलब कि जिसको छुआ ना जा सके, या जो कुछ वो छू देगा वो सब खराब हो जाएगा, ऐसा पहले के ज़माने में माना जाता था। ठीक है, जैसे स्वीपर्स वगैरह होते थे, झाड़ू लगाने वाले लोग होते थे, तो उनको पहले बहुत ज़्यादा इल ट्रीट किया जाता था, मतलब बहुत गंदा उनके साथ व्यवहार किया जाता था। जैसे कि हमने वाल्मीकि के बारे में पढ़ा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, वो भी अनटचेबल कास्ट के ही थे, अछूत जाति के थे। ठीक है, महावर कास्ट के थे वो। और अगर हमने पढ़ा है नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट डाउन किया है, उन्होंने लिखा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनके साथ भी बचपन में अगर जब आप उनको बहुत डीपली पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि उनके साथ भी बहुत ज़्यादा अनइक्वलिटी वाला, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, अछूत समझकर उनके साथ भी बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया गया है, उनको बहुत ज़्यादा इल ट्रीटेड किया गया था उस समय में। The two ways in which the government has treated to implement the equality that the guarantee in the constitution, the first thought laws and second thought government programs and schemes to help disadvantaged communities. There were several laws in India that protect every person right to treated equality. मतलब कि अब यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है कि सबको एक जैसा व्यवहार मिले, और जो नीचे तबके के लोग हैं, जो लोअर कास्ट पीपल हैं या लोअर कैटेगरी के जो लोग हैं, वो ऊपर आ सके, उनके लिए अलग अलग टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चलाती है। प्रोग्राम्स का मतलब टीवी प्रोग्राम से नहीं है, यहाँ पर अलग अलग टाइप के कार्यक्रम चलाती है। जैसे कि हमने देखा है कि मिड डे मील, जैसे गवर्नमेंट जो स्कूल्स होते हैं उनमें बच्चे पढ़ने के लिखने के लिए नहीं आते हैं, बिकॉज ऑफ उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ मिलके काम करेंगे तो उनके घर में अर्निंग सोर्सेज ज़्यादा बढ़ जाएंगे, काम करने से उनके घर में पैसे ज़्यादा आ जाएंगे, तो अपने बच्चों को भी अलग अलग फील्ड्स में काम पर लगा देते हैं वो लोग। लेकिन और वो अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना नहीं खिला सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को भी अपने साथ काम पे ले जाते हैं कि कम से कम थोड़ा बहुत तो कुछ करेगा तो उससे अर्निंग होगी हमारी, और हम उसको थोड़ा सा खाना खिला पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने ऐसे प्रोग्राम्स चलाए हैं, जैसे कि हमने देखा है आंगनबाड़ी देखी है, जहाँ पर बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट छोटे बच्चों को खाना मिलता है, वहाँ बच्चे आराम से पढ़ लिख भी सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आंगनबाड़ी किसने बनाया है, गवर्नमेंट ने बनाया है। ये भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के थ्रू आता है कि जो लोएस्ट पीपल हैं, जो गरीब बच्चे हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को, खाने को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये सरकार ने उनके लिए प्रोग्राम्स बनाए। जैसे मिड डे मील हम सुनते हैं कि बच्चा स्कूल भी जाएगा और वहाँ से खाना खाकर भी आएगा, तो उससे क्या होगा, पेरेंट्स को वैसे भी गवर्नमेंट स्कूल्स में फ़ी नहीं देना पड़ता है, और प्लस उनको वहाँ से खाना भी मिलता है, तो पेरेंट्स सोचेगा कि ओके कुछ नहीं करेगा तो एटलीस्ट खाना खा के तो वहाँ से वापस आ सकता है ये। तो उनका अट्रैक्शन वहाँ से बन रहा है स्कूल से, कि वो अट्रैक्ट हो रहे हैं स्कूल की तरफ कि वहाँ पर हम जाएंगे तो हमको खाना मिलेगा। प्लस गवर्नमेंट की तरफ से कि कोई नॉन एजुकेट कोई भी नहीं रहना चाहिए, इसके लिए उनका दोनों कह सकते हैं कि दोनों 2 टाइप्स ऑफ एम्स उनके पूरे हो रहे हैं, लक्ष्य पूरे हो रहे हैं सरकार के, कि पहली बात बच्चा स्कूल जाएगा तो थोड़ा बहुत तो कुछ पढ़ेगा, एंड देन वो खाना भी खा पा रहा है, इसके लिए वो स्कूल आ पा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें 100% सक्सेसफुल हो ही रही है काफ़ी सालों से। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे कि हमने सुना है कि स्कॉलरशिप्स दी जाती है बच्चों को आगे पढ़ने के लिए, कि वो जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, अच्छे हाईएस्ट मार्क्स ला रहा है, तो सरकार उसके पढ़ाई का सारा खर्चा उठाती है। तो ये बहुत सारी कुछ एडवांटेज होती है, लेकिन कुछ इन जो चीज़ें बनाई जाती है सरकार से, तो उन सब चीज़ों के अंदर कुछ
सारी कुछ चीज़ों के अंदर ऐसा होता है कि कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। कम्युनिटीज़, देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया टू प्रोटेक्ट एवरी पर्सन right to treated equality, and in addition to law, the government has also set up several scams and schemes and improve the lives of the communities and individual who have been treated unequally for several centuries, कि बहुत सालों से, बहुत कह सकते हैं बहुत सालों से जिनके साथ में बहुत गंदा और गलत व्यवहार हो रहा है, उनके साथ में अब क्या कर सके, मतलब उनका जीवन, उनका लाइफस्टाइल सुधारने के लिए जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारी चीज़ों मतलब से उनका इम्प्रूवमेंट करवाना चाहती है। कि मतलब अब उनकी लाइफ जो है, जितने सालों से वो, कोई बात नहीं है कि इतने सालों से वो मतलब बहुत गरीबी टाइप की उन्होंने लाइफ जी है या कुछ भी उनके साथ हुआ है, तो अब उनकी लाइफ को क्या करना चाहते हैं, सरकार उनकी लाइफ को सुधारना चाहती है। उनको कभी भी कोई सुविधाएं नहीं मिली, उन छोटे बच्चों को या उनके पेरेंट्स को जो है कभी भी उनको कोई भी कह सकते फैसिलिटीज़ नहीं मिली। तो अब ये सारी चीज़ें, ये स्कीम्स लाके गवर्नमेंट क्या करना चाहती है ऐसे लोगों के लिए। दीज स्कीम्स आर टू एंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु हैव नॉट दिस इन द पास्ट, जो कि उसको पुराने टाइम में जब पास्ट था तब उसको ये सारी चीज़ें नहीं मिली है, जब उसके साथ में इनइक्वलिटी होती थी तब उसको ये सारी चीज़ें, ये फैसिलिटीज़ नहीं मिली थी। तो अब गवर्नमेंट उनको धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें मतलब देना चाहती है, प्रोवाइड करवाना चाहती है उनके लाइफ को सुधारने के लिए। वन ऑफ स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड द मिड डे मील स्कीम, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ अभी ये सब। दिस रेफर्स टू प्रोग्राम इंट्रोड्यूस टू ऑल गवर्नमेंट implementary schools to provide children with cooked lunch. Tamil Nadu was the first state in India introduce this scheme. सबसे पहले ये स्कीम कहाँ पर लागू हुई थी, तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु में सबसे पहले 2001 में ये स्कीम लागू हुई थी। और वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट थे, आज टू ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स, उन्होंने सारी गवर्नमेंट्स को कहा था बिगिन दिस प्रोग्राम इन द स्कूल, कि ये 6 महीने एटलीस्ट, कम से कम ये प्रोग्राम अपने अपने स्कूल्स में चलाए जाएं। मतलब 6 महीने के अंदर अंदर ये प्रोग्राम स्टार्ट किए जाएं, उनके स्कूल्स में चलाए जाएं ये प्रोग्राम्स मिड डे मील का। और ये 2001 में लागू हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सबको ये आदेश दिए थे कि सभी स्टेट्स के अंदर ये लागू हो जाना चाहिए। दिस प्रोग्राम हैड मैनी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स, और ये बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स लाया, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ आपको। That these include the fact of the more poor children have begin enrolling and regular attending school. बहुत सारे बच्चे जो हैं, जो गरीबी के कारण जिनको खाना नहीं मिल पा रहा था, वो बच्चे स्कूल आना शुरू हो गए थे। पहले स्कूल अटेंड नहीं करते थे वो। Teacher reported that earlier children would often go home for lunch and them to return to school, but now with the midday meal began provided in the school. और अब ये क्या हो रहा है, कि पहले ऐसा होता था कि टीचर्स वहाँ पे ऐसा बताते हैं कि पहले जो बच्चे थे वो खाना खाने के लिए स्कूल जाते थे, घर जाते थे, बट वो खाना खाकर घर से वापस नहीं आते थे पढ़ने के लिए। बट अब क्या होता है, उनको मिड डे मील, उनको पता है कि अब खाना तो स्कूल में ही मिलने वाला है, तो वहाँ से कहीं पर भी नहीं जाते हैं। नाउ विद द मिड डे मील बीइंग प्रोवाइडेड इन स्कूल देयर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव्ड। और इससे क्या हुआ, मिड डे मील मिलने से जो बच्चों की संख्या है वो बढ़ती गई। देयर मदर्स हु अर्लियर हैड द interpret their work feed their children at home during the day। और जो उनकी मदर्स होती हैं, पहले ऐसा जो उनकी मदर्स काम पे जाती थी, पहले ऐसा होता था खाना खिलाने के लिए उनको भी बच्चों को घर आना पड़ता था अपना काम धाम सब छोड़कर, कि हमारे बच्चों को हमको खाना खिलाना है। तो अब ये सारी प्रॉब्लम्स जो उनकी मदर्स को फेस करना पड़ती थी वो भी अब ख़त्म हो चुकी है। ओके, दिस प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस कास्ट
prejudice because both lower and upper caste children in the school ate this meal together। और अब जो प्रीजुडिस का मतलब यहाँ पर क्या है कि मतलब पहले जो ऐसे लोगों के विचार होते थे ऊंच नीच भेदभाव को लेकर, जो लोगों के दकियानूसी जो विचार होते थे, प्रीजुडिस का मतलब कि जो पुराने जो चले आ रहे हैं जो विचार एक जैसे, तो वो अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। अब जो किसी भी कास्ट के बच्चे अपर लेवल या लोअर लेवल के बच्चे जो हैं अब स्कूल में एक साथ खाना खा रहे हैं, ठीक है। एंड इन क्वाइट फ्यू प्लेसेस दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील। और खाना बनाने के लिए सरकार कैसे लोगों को वहाँ पर रखती है जो कि दलित्स होते हैं। दलित्स मतलब अनटचेबल पीपल्स जो होते हैं, उन्हीं को खाना बनाने के लिए रखते हैं, क्योंकि अब क्या करना है, सरकार की स्कीम्स के थ्रू ऐसे लोगों को आगे लाना है जो अब तक बिल्कुल आगे नहीं आ पाए थे, क्योंकि उनके ऊपर लगातार अत्याचार होते चले जा रहे थे, इल ट्रीटेड उनको किया जाता था। इस वजह से अब उनको धीरे धीरे आगे लाना है। तो अब ये वाला जो जॉब होता है खाना बनाने की, कुक की जो जॉब होती है, वो अधिकतर एम्प्लॉयड ऐसी दलित महिलाओं को भी वहाँ पर किया जाता है जो कि खाना बनाए वहाँ पर आके, और उनको सैलरीज दी जाती है। द मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस टू हंगर ऑफ द पुअर स्टूडेंट। वी ऑफ्टन come to school and cannot concert because their stomach are empty। और पहले के समय में क्या होता था कि जब बच्चे भूखे रहते थे, अब जो एक तो ये प्रोग्राम जो है बच्चों की भूख मिटाने के भी काम में आ रहा है, और पहले जो ऐसा होता था कि बहुत सारे बच्चे जो गरीब बच्चे होते थे वो इम्पटी स्टमक से आते थे, मतलब कि खाली पेट जो बच्चे आते थे, वो जिनके घर में खाना नहीं होता था या जो भी कुछ था, तो उन बच्चों का खाली पेट होने के कारण पढ़ाई में भी ध्यान उनका नहीं रहता था। अब लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आराम से वो फुल्ली स्कूल में खाना खाते हैं एंड देन एंजॉय देयर स्टडी। वो अपनी स्टडी को अब इंजॉय करते हैं, ठीक है। वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल in increasing quality of the opportunity, there is the much that still need। और अब जो मिड डे मील है वो अब क्या कर रही है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, अभी ये टॉपिक सेम वैसा ही है जो हमने ऊपर पढ़ लिया है कि अब धीरे धीरे जो बच्चों की अटेंडेंस है और बच्चों के एडमिशन्स जो हैं वो स्कूल में दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और अब जो गवर्नमेंट स्कूल्स होती हैं, अब उसमें जो रिचेस्ट लोग होते हैं उनके बच्चे भी यहाँ पर, पुअर चिल्ड्रन इन स्कूल, देयर कंटिन्यूज टू बिग डिफरेंस इन आवर कंट्री बिटवीन द स्कूल रिच अटेंड एंड दोज दैट पुअर अटेंड। मतलब कि जहाँ पर गरीब और अमीर दोनों मिलकर एक साथ ही उस स्कूल में पढ़ पा रहे हैं। इवन टुडे देयर आर सेवरल स्कूल्स इन द कंट्री दलित चिल्ड्रन, जहाँ पर दलित चिल्ड्रन आराम से उस स्कूल में पढ़ सकते हैं। लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द ट्रीटेड अनइक्वली, कि उनके साथ असमानता का व्यवहार हुआ था, दूसरे बच्चों के जैसे उसको नहीं समझा जाता था। दीज चिल्ड्रन आर फोर्स्ड इनटू अनइक्वल सिचुएशंस। और ऐसे जो बच्चे थे जिनके साथ, ऐसे जो बच्चे हैं जिनको ऐसे ही रहने के लिए मजबूर किया जाता था, वो अब उनके साथ में नहीं होता है। विच देयर डिग्निटी इज़ नॉट रेस्पेक्टेड। मतलब उनकी जो डिग्निटी थी उसको क्या करते थे उस समय में, चोट पहुंचाते थे, ठीक है। तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है वहाँ पर। One of the main reasons this for the attitudes change very slowly। ये जो ऐसा कुछ कह सकते हैं कि धीरे धीरे ही चेंजेस आते हैं सोसाइटी के अंदर, एक साथ ये सारे चेंजेस नहीं आ सकते हैं, पर इनको टाइम लगेगा। लेकिन even thought persons are aware that discrimination is against the law। और अब लोगों को ये बात समझ में आने लग गई है धीरे धीरे कि अब वो अवेयर हो गए हैं इसलिए कि अब डिस्क्रिमिनेशन अगर उन्होंने किया तो ये क्या है, ये कानून के खिलाफ होगा।
मतलब कानून के खिलाफ जाना होगा अगर आप किसी के साथ भेदभाव करते हो तो ये अब कानून बना दिया गया है, क्योंकि अब आप किसी के प्रति भी कोई भी किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको पर्सन, जितने भी भारत के पर्सन्स हैं, इंडियंस पीपल हैं, उनको अवेयर होना पड़ेगा इन लॉज के लिए। दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, रिलीजन, disability, economic status, and because they are men and women. It is only when people begin to believe that one is unfair, that every person deserves to be treated with dignity. मतलब अब क्या है, सबको अधिकार है कि वो अपनी डिग्निटी के साथ में जी सके, मतलब पूरी तरह से उसके सेल्फ रेस्पेक्ट को कोई भी हानि ना हो और वो किसी से भी कम नहीं है, और ऐसा सम्मानजनक व्यवहार हर एक के साथ में होना चाहिए, और ये उसका क्या है, अधिकार है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, कि अब कोई भी किसी के साथ में ऐसा गंदा व्यवहार नहीं कर सकता, ऐसा दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है। This present attitudes can change. Establishing equality in the democratic society is a continuous struggle, and one in which individuals, we as various communities in India contribute, and you will read more about in this book. और हमारे साथ साथ बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ है जिन्होंने अलग अलग जो समाज में लोग रहते हैं उनने भी क्या करा है, बहुत टाइप्स की स्ट्रगलिंग की है कि सबको समानता का व्यवहार मिल सके। तो अब हम आगे बताते हैं कि कौन कौन सी जो कंट्रीज़ हैं, भारत में तो ये स्ट्रगल किया ही है, लोग कर भी रहे हैं, लेकिन जो अदर कंट्रीज़ है उसमें भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन, हम ये सोचते हैं ना कि हमारी कंट्री में ही लोग ऐसा व्यवहार एक दूसरे के साथ करते हैं, बट ऐसा नहीं है। अदर कंट्रीज़ में भी ऐसी चीज़ों को लेकर बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन चलते रहते हैं। तो अब हम कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसके बारे में, ऐसे इश्यूज़ को अब पढ़ेंगे, ऐसे मुद्दों को हम पढ़ेंगे जिसमें हमको ये हम जान पाएंगे कि वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें हुआ करती थी, ठीक है, और कैसे उन्होंने स्ट्रगलिंग किया इसके लिए। You are probably wondering whether India is the only democratic country in which there is inequality and where struggle for the equality communities to excite। और एक केवल हमारी ये वाली कंट्री, हम सोच रहे होंगे शायद कि भारत ही एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है जो कि जिसमें इस टाइप का अनइक्वली टाइप का व्यवहार होता हो, और यहाँ पर हमेशा स्ट्रगल कह सकते हैं कि अभी भी स्ट्रगल जारी है, और पहले भी बहुत टाइम तक के लिए स्ट्रगल था उस समय में भी, ठीक है। अब अगर ये चीज़ अगर देखें तो द ट्रुथ इज़ दैट इज़ मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड, और ऐसी एक कंट्री नहीं है जो कि भारत है जो कि इस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रही है ना, इनइक्वलिटी के लिए। बहुत सारी कंट्रीज़ है, ऐसे इश्यूज़ बहुत सारी कंट्रीज़ में आते हैं। द इश्यूज़ इक्वलिटी कंटिन्यूस टू बी अ की इशू अराउंड विच कम्युनिटीज़ स्ट्रगल, और ऐसे बहुत सारे देश हैं जिसके अंदर भी ये कम्युनिटी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा आया था, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन हुज ancestors were the slaves who were brought over from America। ऐसे जो कुछ स्लैव्स का मतलब यहाँ पर क्या है, गुलाम जो हैं, यहाँ पर अफ्रीकन्स की बात की जा रही है। ऐसे गुलाम जो कि अफ्रीका से लाए गए थे, कहाँ लाए गए थे, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के अंदर लाए गए थे, और अब वो वहाँ पर गुलाम थे। उनके जो पूर्वज थे, उनके जो पहले जो एनकस्टर्स थे, उनके जो पहले पूर्वज थे वो क्या थे, गुलाम थे, है ना। उनको गुलाम, उनके पूर्वज जो थे गुलाम बनकर आए थे यहाँ पर अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के अंदर। लेकिन जो उनके अब बच्चे हैं वो अब धीरे धीरे अमेरिका के अंदर बसते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी उनके साथ में गुलामों जैसा ही व्यवहार किया जा रहा है, ठीक है। और हमने 6th क्लास में भी पढ़ा है कि पहले हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो अफ्रीकन्स हैं उनके लिए उनको इक्वली
बिहेव नहीं किया जाता था उनके लिए, मतलब उनके बस स्टॉप अलग होते थे, उनके हॉस्पिटल्स अलग होते थे, उनके बच्चों के स्कूल्स अलग होते थे, प्लेग्राउंड्स अलग होते थे, गार्डन्स अलग होते थे, मतलब सारी चीज़ें उनके लिए दूसरों से अलग होती थी। मतलब क्योंकि वहाँ पर अमेरिकन्स जो होते थे वो गोरे लोगों को कहा जाता था जो कि अमेरिकन्स होते थे, और यहाँ पर अफ्रीकन्स की बात करी जाती थी जो कि अश्वेत होते थे। अश्वेत का मतलब है यहाँ पर काले लोग, है ना। तो ब्लैक पीपल्स जो होते थे उनके साथ में बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा भेदभाव हुआ है उनके साथ में, कि वो बिल्कुल अमेरिकन्स के इक्वल नहीं समझे जाते थे। तो उसके लिए बहुत सालों तक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चला। This despite in the fact that there was movement in the late 1950 to push for equal right for African American pariah of the African American were treated extremely unequally. United States and the denied equality thought law. For example, when traveling bus, they either had to sit at the back of the bus, get up from their seat whenever white person wished to seat. जब भी कभी जो वाइट लोग होते थे, जो गोरे लोग होते थे, वो अगर बैठना चाहते थे, उनको बसों में वैसे तो एक साथ ट्रैवलिंग नहीं करने दिया जाता था, लेकिन जब वो बैठना चाहते थे बस के अंदर, वैसे तो उनको हमेशा जो ब्लैक पीपल्स होते थे उनको पीछे ही बैठना पड़ता था, लेकिन अगर कोई गोरा आदमी बैठना होता था, उसको बैठना चाहता था, तो उसको उसकी सीट से उठना ही पड़ता था। मतलब उनको वहाँ पर ऐसे अधिकार नहीं थे कि उनको इक्वली ट्रीट किया जाए। अब यहाँ पर बात हो रही है रोसा पार्क्स की, जो कि 1913 से 1 मिनट। अब रोसा पार्क्स जो है उसकी बात हो रही है। ये एक वुमेन है जो अपनी कहानी बता रही है कि उनके साथ ऐसा क्या ट्रीट हुआ, उनके साथ ऐसा क्या व्यवहार हुआ, जिसको वो एक्सप्लेन करना चाह रही है। 1913 में उनका बर्थ हुआ और 2005 में उनकी डेथ हो गई थी। तो ये अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है। वो भी बहुत ज़्यादा ट्राइड टू फॉर्म ऑफ द लॉन्ग डे एट वर्क, शी रिफ्यूज टू गिव up her seat on the bus. White man 1 दिसंबर 1955 की बात वो कर रही है कि उस समय में उसने काम से बहुत वो थक चुकी थी। उसके बाद में जब वो एक सीट पर बैठी थी बस के अंदर, तो अपनी सीट एक गोरा जो व्यक्ति था, मतलब अमेरिकन जो पर्सन था, उसको उसने देने से मना कर दिया था। और उस दिन उसने जब मना करा तो अफ्रीकी जो अमेरिकन हैं उनने उनके साथ में इस व्यवहार को लेकर एक बहुत ज़्यादा बड़ा, कह सकते हैं, स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया था। जो कि कौन सा स्ट्रगल था? सिविल राइट मूवमेंट। दिस इज सिविल राइट मूवमेंट। और ये किसके थ्रू, मतलब जब रोज़ा पार्क्स के साथ में ऐसा इल ट्रीटेड हुआ था, ऐसा दुर्व्यवहार किया गया था, तब ये स्टार्ट किया गया था। और सिविल राइट एक्ट कब पास हुआ था? 1964 के अंदर, ठीक है। और ये उस समय में ये आंदोलन इतना ज़्यादा चला था जिसके कारण discrimination on the basis of the race, religion, national organ, it is stated that all schools would be open to African American children। कि अब क्या कर दिया जाएगा, ये एक एक्ट था, क्योंकि ये मूवमेंट उस वक्त चला था अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर, जिसके कारण अब क्या था, जो नॉन
अमेरिकन जो लोग थे, अफ्रीकन जिनको कहा जाता है, अफ्रीका के जो लोग थे, जो ब्लैकिश पीपल थे, अब उनको भी अमेरिकन के बराबर की हिस्सेदारी मिलने वाली थी, उनको भी उनके बराबर के अधिकार मिलने वाले थे, ठीक है। और ये कब मिले? सिविल राइट एक्ट के थ्रू उनको 1964 के अंदर उनके साथ अब कोई भी किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। अब सारे जो अमेरिकन अफ्रीकन जो बच्चे हैं वो सब एक ही स्कूल में पढ़ेंगे एंड दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल स्पेशली सेटअप फॉर देम, जो कि उनके लिए खोले गए थे वो स्कूल, अब वो उनमें नहीं पढ़ेंगे, अब वो अमेरिकन्स के साथ ही पढ़ेंगे। हाउएवर डिस्पाइट this is a majority of African Americans continue to be among the protest in country poorest in the country, जो कि अब बहुत टाइम से गरीब जो लोग गरीब तबके के लोग हैं, ठीक है, अफ्रीकन और अमेरिकन जो अधिकतर गरीब लोग हैं वो अधिकतर अब उनके बच्चे भी उन सरकारी स्कूल में एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है, अफोर्ड कर पाएंगे। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल दैट हैव फ्यूअर फैसिलिटी एंड पुअरली क्वालिफाइड टीचर्स एंड compared to the white student who either go to private school or live in areas where the government school are highly rated to private school। मतलब अब क्या होगा, वहाँ पर भी जहाँ पर पहले कम सुविधाएं थी और कम जो कह सकते हैं कि जो पुअर क्वालिटी वाले टीचर्स थे वो उनको पढ़ाते थे, जबकि जो गोरे बच्चे थे, मतलब जो कह सकते हैं अमेरिकन जो स्टूडेंट्स थे वो प्राइवेट स्कूल में जा सकते थे। अब क्या कर सकते हैं, जो अफ्रीकन्स हैं वो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं और जहाँ पर वो लोग रहते थे वहाँ पर ही वो रह सकते हैं। अब जो गवर्नमेंट स्कूल है उसका जो लेवल है वो भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि अब वो भी उनको ऊपर उठाने में मदद करेंगी। तो नाउ आवर चैप्टर इज़ फिनिश। Sorry, one more topic is here. From Article 15 of the Indian Constitution, मतलब अब ऐसा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग आर्टिकल्स में बटा हुआ है। आर्टिकल्स मतलब यहाँ पर है अनुच्छेद, मतलब कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 37 अलग अलग जो कानून बनाए गए हैं वो आर्टिकल्स में बनाए गए हैं। तो ये जो आर्टिकल 15 है वो क्या, मतलब आखिर क्या उस आर्टिकल 15 में क्या है, मतलब एक ऐसा कानून है जो कि आर्टिकल 15 के नाम से जाना जाता है। उस आर्टिकल 15 में क्या क्या चीज़ें जो देश के सभी लोग हैं, इंडियन पीपल्स हैं, उनको क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। आर्टिकल 15 में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें आती है, और ये हमारे जनरल नॉलेज के लिए भी है कि आपके साथ में भी अगर कुछ आपके साथ भी ऐसा घट रहा है तो आप भी इस वायलेंस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 15 के हिसाब से आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें क्यों हमको पढ़ाई जाती है कि हम इनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकें कभी भी, ठीक है। आप अपने जो एल्डर्स हैं उनको भी बता सकें कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती है कि अब ऐसा कुछ भी कोई भी नहीं कर सकता, वी आर इक्वल, हम सब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इक्वल हैं। तो आर्टिकल 15 में क्या क्या चीज़ें हैं, आर्टिकल 15 में है फर्स्ट, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑफ ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, कि मतलब अब हम किसी भी स्टेट के नागरिक हो सकते हैं। अब किसी के लिए भी कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी उसका जाति हो, कास्ट हो, चाहे कोई भी जेंडर हो, या उसने किसी भी बर्थ प्लेस पे जन्म लिया है, ठीक है, तो अब उसके साथ में क्या नहीं हो सकता, किसी भी आधार के ऊपर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, मतलब उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सेकंड इज़ नो सिटीजन शैल on grounds only of religion, race, caste, sex, place or birth or any of them be subject to any disability, liability, restrictions or the condition with regard to, मतलब कि आप किसी भी टाइप से
कोई भी जाति का किसी भी हमारा कोई भी बर्थ प्लेस हो सकता है, कुछ भी जेंडर हो सकता है, कुछ भी लिंग हो सकता है, तो इसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। उसमें इसका फर्स्ट है एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, ट्रीटमेंट कि अब हम कहीं पर भी दुकान, सार्वजनिक जो कह सकते हैं पब्लिक प्लेसेस जो होती हैं, होटल्स होती हैं, रेस्टोरेंट्स होती हैं, उसमें कहीं पर भी हम जा सकते हैं, आ सकते हैं। अब हमारे लिए कुछ भी बाउंडेशन नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15। ओके, ये कानून है जिसके अकॉर्डिंग हम कहीं पर भी कोई भी हमको नहीं रोक सकता है। पब्लिक प्लेसेस ओनली है कि ऐसा नहीं हो किसी के घर में चले जाओ आप। ओके, द यूज़ ऑफ द वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स, पब्लिक ऑफ द रिसॉर्ट मेंटेन्ड wholly or the partly out of the state funds or dedicated to the use of the general public। अब किसी के लिए भी जो पूरा पब्लिक प्रॉपर्टी कहे जाने वाली कि आपके लिए ये सारी चीज़ें, आप कहीं भी किसी भी कुएं से, तालाब से पानी भर सकते हो, कहीं पर भी नहा सकते हो और रोड्स यूज़ कर सकते हो, जो भी पब्लिक प्लेसेस है वो आप यूज़ कर सकते हो। अब आप इसके उपयोग से, आपको इसका यूज़ से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। जैसे कि पहले बहुत जगह बाउंडेशन हुआ करते थे कि बहुत जगह आने जाने नहीं दिया जाता था लोअर कास्ट पीपल को या किसी भी को, तो अब हम सब इक्वल हो चुके हैं। अब हम कहीं पर भी आ जा सकते हैं। अब कहीं पर भी कोई रोक टोक नहीं, किसी भी मंदिर में हम जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं भगवान की और दर्शन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो अब आपको कभी भी कोई भी नहीं रोक सकता है कहीं भी आने जाने से। ओके, नाउ चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी की अब डेमोक्रेसी के लिए क्या चीज़ का चैलेंज है। नो कंट्री कैन बी डिस्क्रिमिनेट बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक, कि कोई भी अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है, किसी भी कोई भी देश है जो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक, इसमें कहा है कि नहीं कहा जा सकता है। हमेशा से ही कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर ऐसी कम्युनिटीज़ होती है जो कि अपनी इंडिविजुअल होती है, ठीक है, जहाँ पर उनके खुद के कानून कायदे चलते हैं, ठीक है। वहाँ पर कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडियाज़ ऑफ डेमोक्रेसी। वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक का आइडिया है वो फॉलो नहीं किया जाता है। कितनी बार होता है पुश और द ग्रेटर रिकॉग्नाइजेशन और इक्वलिटी ऑन द existing as well as new issues central of this struggle for the recognition of the all person is equal and for their dignity to maintain. In this book you will read about how this issue of equality affects various aspects for our daily lives in the democratic India. As you read these chapters, think about whether the equality of the person and their being able to maintain their dignity and upholds। कि अब क्या है यहाँ पर कि बहुत सारी चीज़ें जो होती है, जो बहुत सारे लोगों को अपने जो डिग्निटी है, अपना जो सम्मान है उसको दिलाने के लिए मतलब अब जो भी सरकार है हमारी, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो लगातार कोशिश कर रही है। और इस बुक में हम और पढ़ पाएंगे कि किस तरह हमारा जो डेली लाइफ है वो डेमोक्रेसी को इफ़ेक्ट करता है। आगे बहुत सारे ऐसे चैप्टर आएंगे जिनमें हम इन सारी चीज़ों को पढ़ पाएंगे, ठीक है। नाउ गुड बाय।